जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कन्या चौहान राजपूत और आप देख रहे हैं विजन 2047 आरंभ से प्रचंड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा राज्य जिस पर कर्जा इतना अधिक बढ़ चुका है कि वो राज्य फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। उस राज्य का फ्यूचर तक खतरे में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश की। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक टाइमली पे नहीं कर पा रही है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश आज फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के लिए, साथ ही साथ वहाँ की पॉपुलेशन के लिए। और एट द एंड हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की कि कैसे हिमाचल प्रदेश एज अ स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं रीजंस की। वैसे तो कई रीजंस हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन अगर हम मेन 5 रीजंस की बात करें जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है हिमाचल प्रदेश के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, तो आज हम उन रीजंस की बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न है एक्सेसिव बोरिंग। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने बीते 8-10 सालों में इतना अधिक डेट ले लिया है कि जिसके कारण हिमाचल प्रदेश आज फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन झेल रहा है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 2018 में हिमाचल प्रदेश पर लगभग 46,900 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली डेट था, जो कि 2023 तक आते आते बढ़कर 76,600 करोड़ का हो गया। मीन्स सिर्फ बीते 5 सालों में ही हिमाचल प्रदेश ने 60% की ग्रोथ देखी है अपने डेट में। और अगर हम 2024 की बात करें नई गवर्नमेंट आने के बाद, तो 2023 में जहां 76,600 करोड़ का डेट हिमाचल प्रदेश पर था, वो बढ़कर 86,500 करोड़ का हो गया है। मीन्स 10,000 करोड़ की इंक्रीमेंट देखी गई है हिमाचल प्रदेश के डेट में। वहीं अगर पर कैपिटा डेट की बात करें यानी कि प्रति व्यक्ति कर, तो वो है 1,17,000, जो कि पूरे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड रीज़न की, जो कि है रिडक्शन इन सेंट्रल एड्स। हिमाचल प्रदेश को सेंटर से मिलने वाली एड्स में भी कमी देखी गई है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो लगभग 1,800 करोड़ रुपए कम मिली है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। उसके साथ साथ सेंटर ने जो है हिमाचल प्रदेश की जो बोरोइंग लिमिट है उसे भी घटाकर 5,500 करोड़ रुपए से घटा दिया है। यानी कि पहले हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो अपनी टोटल GDP का 5% तक बोरोइंग ले सकती थी, लेकिन उसे घटाकर अब 3.5% कर दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ा है। अब बात कर लेते हैं तीसरे रीज़न की, जो कि है अनसफिशिएंट रेवेन्यू रिसोर्सेज। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के रिसोर्सेज ही बहुत कम है। किसी भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू के सोर्स होते हैं इसके टैक्सेशन, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पास जो टैक्स बेस है वो बहुत ही कम है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की बात करें तो वो केवल 3-4 चीज़ों पर ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सेकेंड इज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, थर्ड इज टूरिज्म एंड फोर्थ इज फॉरेस्ट्री। सो इन 4 चीज़ों पर ही हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी डिपेंड कर रही है। तो इसके कारण हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के पास जो है रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू सोर्सेज कम होते हैं, तो वो इन चीज़ों को मीट नहीं कर पाते और फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है इस सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं चौथे रीज़न की, जो कि है हाई सैलरी एंड पेंशन बिल्स। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लगभग 20,500 करोड़ रुपए सिर्फ एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने में खर्च कर देती है। मीन्स टोटल बजट का 46% हिमाचल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने में खर्च कर देती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियल क्राइसिस का। अब बात कर लेते हैं पांचवें रीज़न की, जो कि है वेलफेयर स्कीम्स एंड सब्सिडीज़। कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो ये प्रॉमिस करती है कि वो अपने लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स लेके आएगी, सब्सिडीज़ लेके आएगी, लेकिन ये भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो पावर में आए तो ये एक्सप्लेन करें कि वो कहाँ से ये फंड कलेक्ट करने वाली है और कहाँ से ये जो है इन सब चीज़ों के लिए पे करने वाली है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1,500 रुपये हर महिला को देने का वादा किया है। मीन्स 5 लाख महिलाओं को जो उस कैटेगरी में आती है जिन्हें 1,500 रुपये मिलने चाहिए। तो वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि वो फंड कहाँ से आएगा। वैसे ही पिछली गवर्नमेंट ने बसेस फ्री कर दी थी महिलाओं के लिए या फिर 50% ऑफ कर दिया था। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी सब्सिडी मिल रही थी लोगों को, चाहे वो टैक्स पेयर है या फिर कोई और है, सबको
सब्सिडी मिल रही थी। वैसे ही अभी ओल्ड पेंशन स्कीम्स को रिन्यू कर दिया गया या फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को ला दिया गया हिमाचल प्रदेश में। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप हुई है। अब बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की कि हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल क्राइसिस आने के कारण कौन कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के लिए और साथ ही साथ वहाँ की पब्लिक के लिए। सबसे पहला इफेक्ट जो है वो पड़ता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं उनकी फंडिंग से। अगर फंडिंग अच्छी नहीं है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए तो उसे कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। वैसे ही अगर हम दूसरी बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो क्रेडिट रेटिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग खराब होती है, अगर कोई स्टेट की क्रेडिट रेटिंग खराब होती है तो वहाँ पर फंडिंग आना कम हो जाता है। और इसके अलावा आने वाली जनरेशन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि टैक्स में वृद्धि देखने को मिल सकती है आने वाली जनरेशन के लिए। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियल क्राइसिस की तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस पर ही नहीं पड़ता है बल्कि ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के लोगों पर पड़ता है। बिकॉज हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम इफेक्ट होता है, हेल्थ सिस्टम इफेक्ट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इफेक्ट होता है। मीन्स ओवरऑल इकोनॉमी को हिमाचल प्रदेश के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इफेक्ट करते हैं। एट द एंड अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की कि कैसे हिमाचल प्रदेश एज अ स्टेट इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन है फिस्कल डिसिप्लिन एंड बजटरी रिफॉर्म। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को सबसे पहले बजटरी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा और उसके बाद साथ ही साथ अपने एक्सपेंडिचर्स को और डेट को एक सही तरीके से मैनेज करना होगा ताकि उनके एक्सपेंडिचर जो है उनके रेवेन्यू से ज़्यादा ना हो। ये एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश के जितने भी एक्सपेंडिचर्स है वो रेवेन्यू के आसपास हो। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी होगी ताकि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर सके। अब बात कर लेते हैं दूसरे सॉल्यूशन की जो कि है डाइवर्सिफिकेशन इन रेवेन्यू रिसोर्सेज। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज में डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बताया कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी लगभग 3-4 चीज़ों पर ही डिपेंडेंट है। तो हिमाचल प्रदेश कि अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो या तो वो प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस्ड है या फिर टर्सरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस्ड है। लेकिन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एज इक्वल टू इंडियन गवर्नमेंट जैसे इंडिया गवर्नमेंट भी जो है ओवरऑल या तो प्राइमरी सेक्टर में अच्छा कर रही है या फिर टर्सरी सेक्टर में अच्छा कर रही है, लेकिन उन्होंने टोटली जो है सेकेंडरी सेक्टर को भूल ही चुके हैं जो कि है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वैसे ही हिमाचल प्रदेश को भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, तो उसके लिए वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो अलग अलग तरीके से जो है लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर एस्टैब्लिश हो सकती है और आईटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर एस्टैब्लिश हो सकती है। बहुत सारे अलग अलग एवेन्यू सोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं इसके माध्यम से, जिससे जो है फाइनेंशियल क्राइसिस को कंट्रोल करना ईजी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे सॉल्यूशन की जो कि है ऑप्टिमाइजिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड सब्सिडीज़। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को अपनी सब्सिडीज़ में अपनी वेलफेयर स्कीम्स में ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें कंटिन्यूसली उसको चेक करना ज़रूरी है कि क्या ये स्कीम्स, क्या ये सर्विसेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सही है, क्या ये उनके लिए, अगर हम डेट की बात करें, क्या ये डेट को इंक्रीज़ कर रहा है या फिर हमारे रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ये साथ साथ चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी पैरेलली चलाना बहुत ज़रूरी है। इससे भी हेल्प मिल सकती है हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियल क्राइसिस को कम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं चौथे सॉल्यूशन की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फोकस करना होगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा। कोई भी गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी ग्रो करती है। बिकॉज वहाँ पे बिजनेसेस एस्टैब्लिश होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जिसके कारण जो है इकोनॉमी में पैसा फ्लो होता है, जिसके कारण जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, इकोनॉमी की टोटल एवरेज ग्रोथ। अगर हम टोटली बात करें तो अगर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट इस चीज़ में सक्षम हो जाती है, पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में सफल हो जाती है, तो डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ही ईजिली फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकती है।
बिकॉज फ्रेंड्स एट द एंड बिजनेसेस ही है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी नेशन के लिए हेल्प करते हैं उसकी ग्रोथ में। सो बिजनेस को अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए। That's it from my side. Thank you so much for watching this video till the end. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया है और आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।